हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड जी के एमसीक्यू के इस क्लास में। तो गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग अभी कहां पे है? तो हम लोग अभी हैं रात को 9 बजे झारखंड जीके एमसीक्यू के इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं और झारखंड के आने वाले एग्जामों में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो झारखंड के पिछले एग्जामों में पूछा गया है। उन क्वेश्चंस के बारे में प्रॉपर यहां पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए क्लास को शुरू करें। रात के 9 बज गए हैं और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्या कुछ खास आज के क्लास में रहने वाला है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज के क्लास में आपको देखने को मिलेंगे, और उन क्वेश्चंस के सही आंसर क्या आपको मालूम है या फिर नहीं है। अगर आपको सही आंसर मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, और जिसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे उस क्वेश्चन को आप लोग काउंट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। झारखंड के एग्जाम के लिए आप कितना प्रिपेयर हैं, झारखंड के एग्जाम के लिए आप कितनी तैयारी में हैं। तो चलिए अपनी तैयारी को मेजर करते हैं, अपने इस टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड में नागवंश की स्थापना में किस जनजाति का अहम योगदान है। हम लोगों को पता है कि झारखंड में नागवंशी शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। नागवंशी शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो 84 एडी 84 एडी में नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत झारखंड में होती है। आप झारखंड का इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, और झारखंड का इतिहास मेरे द्वारा भी आपको बताया गया है। मुंडा शासन व्यवस्था जैसे ही झारखंड में खत्म होती है तो नागवंशी शासन व्यवस्था शुरू होती है। तो नागवंशियों की स्थापना में, नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना में कौन से जनजाति का अहम योगदान जो है वो देखने को मिलता है। क्या होगा सही आंसर? संथाल जनजाति का, उरांव जनजाति का, कोल जनजाति का, या फिर मुंडा जनजाति का। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे एक बार, क्या होगा सही आंसर। तो बात करेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था की। नागवंशी शासन व्यवस्था में मुंडा जाति का अहम योगदान देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? मुंडा जनजाति। अगर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें, इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करना चाहें तो झारखंड में नागवंशी शासन व्यवस्था के पहले मुंडा शासन व्यवस्था चल रही थी। अगर मुंडा शासन व्यवस्था की हम लोग बात करें तो 600 बीसी से लेकर 84 एडी तक मुंडा शासन व्यवस्था झारखंड में चलती है। 600 बीसी से लेकर 84 एडी तक मुंडा शासन व्यवस्था हमारे झारखंड में चलती है। अगर आप झारखंड का इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। रीसा मुंडा मुंडाओं के प्रथम राजा होते हैं। कौन? रीसा मुंडा। और मदरा मुंडा मुंडाओं के अंतिम राजा होते हैं। रीसा मुंडा मुंडाओं के प्रथम राजा होते हैं और मदरा मुंडा मुंडाओं के अंतिम राजा होते हैं, जो 84 एडी में शासन कर रहे होते हैं। मदरा मुंडा, एक बच्चा मदरा मुंडा को मिलता है जिसका नाम होता है सुतिया पाहन, या फिर हम लोग उसे फनी मुकुट रॉय के नाम से भी कह सकते हैं। तो मदरा मुंडा के द्वारा फनी मुकुट रॉय कहें या फिर कहें सुतिया पाहन, उन्हें जो है झारखंड का राजा बनाया जाता है, झारखंड का शासक बनाया जाता है। अगर बात करें फनी मुकुट रॉय की या फिर सुतिया पाहन की, तो ये नागवंश के रहते हैं। तो झारखंड में सुतिया पाहन या फनी मुकुट रॉय के साथ ही नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है 84 एडी में। झारखंड के इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही डिटेल में समझ में आएगा किस तरीके से मुंडा शासन व्यवस्था का अंत होता है
और किस तरीके से नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। अगर मुंडा शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो मुंडा शासन व्यवस्था का अंत नहीं होता है, बल्कि मदरा मुंडा खुद सूतिया पाहन को झारखंड का राजा बनाते हैं। सूतिया पाहन को झारखंड का राजा घोषित करते हैं। तो वहीं से शुरुआत होती है नागवंशी शासन व्यवस्था की, क्योंकि वो जो बच्चा है वो नागवंश का रहता है, इसीलिए झारखंड में नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है 84 एडी में। तो अगर बात करेंगे नागवंशियों के शासन की, नागवंशियों के शासन में अहम योगदान देखने को मिलता है मुंडा जनजाति का। किनका? मुंडा जनजाति का। ठीक है। और नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है 84 एडी में, जहां पे मुंडा शासन व्यवस्था का अंत होता है हमारे झारखंड में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जैन समुदाय के लोगों का प्रमुख संस्कृति केंद्र है? अगर बात करेंगे जैन समुदाय के लोगों का, तो जैन समुदाय के लोगों का कौन सा जिला जो है प्रमुख संस्कृति केंद्र है, या फिर प्रमुख तीर्थ स्थल भी कह सकते हैं कि निम्न में से कौन सा जिला जो है जैन समुदाय के लोगों का प्रमुख तीर्थ स्थल है? क्या होगा सही आंसर? हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका या फिर रांची? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करें, जल्दी जल्दी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग। जी हां, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरिडीह। क्या होगा? गिरिडीह। गिरिडीह में क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है, जिसे हम लोग सम्मेद शिखर की पहाड़ी भी कहते हैं। और ये जो पारसनाथ का पहाड़ी है, वहां पे पारसनाथ की मंदिर है, और ये पारसनाथ की मंदिर जो है जैन धर्म के लोगों का प्रमुख तीर्थ स्थल भी कह सकते हैं, या फिर प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र भी कह सकते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी, तो आप लोग देख सकते हैं यह है सम्मेद शिखर की पहाड़ी, इसे पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और आप वो जो मंदिर देख रहे हैं सबसे ऊंचाई पर स्थित है, वो है पारसनाथ मंदिर। कहां पे है? गिरिडीह जिले में है। और पारसनाथ की चोटी की बात करेंगे तो ये जो चोटी आप देख रहे हैं, ये झारखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी? पारसनाथ की चोटी। अक्सर एग्जाम में इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर, 1365 मीटर, 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई को आप लोग याद रखें, अक्सर एग्जामों में इसके ऊंचाई को पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन से जिले में स्थित है? झारखंड के किस जिले में झारखंड की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो गिरिडीह जिले में। ठीक है, चलिए आइए, आगे क्वेश्चन है हमारे लिए कि झारखंड के किस स्टेशन के नाम को बदलकर रघुनाथ महातो के नाम पर रखा जाएगा? चुआड़ विद्रोह के महानायक, चुआड़ विद्रोह के महानायक कौन? रघुनाथ महातो। तो रघुनाथ महातो के नाम पर झारखंड के किस स्टेशन का नाम रखा जाएगा? क्या होगा? धनबाद स्टेशन, रांची स्टेशन, मुरी स्टेशन या फिर बोकारो स्टेशन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। और आप लोगों को करंट अफेयर इतने अच्छे से पढ़ाया गया है, आप में से कोई अगर गलती किया मार पड़ेगी। गलती किसी का नहीं आना चाहिए, एकदम सबका सही आंसर आना चाहिए। बहुत डिटेल में हम लोग करंट अफेयर देखते हैं, हम लोग करंट अफेयर को पढ़ते हैं, उसके बाद करंट अफेयर का मंथली रिवीजन करते हैं। हम लोग डेली करंट अफेयर के क्लास में पुराने करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करते हैं। तो बहुत तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स को डिटेल में समझते हैं। फिर भी अगर आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चन में गलती हो जाए तो फिर बहुत दिक्कत की बात है। क्या होगा सही आंसर? जी हां, आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, मुरी स्टेशन। क्या होगा? मुरी स्टेशन। मुरी स्टेशन कहां है? रांची जिले में है, रांची जिले में है मुरी स्टेशन। और इसी मुरी स्टेशन को रघुनाथ महातो के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे गिरिडीह जिले में है गोमो स्टेशन, आप में से अगर कोई गया हो तो उसको पता होगा कि गिरिडीह जिले में एक स्टेशन है जिसका नाम है गोमो स्टेशन। गोमो स्टेशन को सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस गोमो स्टेशन। गोमो स्टेशन का नामकरण
सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। उस तरीके से जो मुरी स्टेशन है, मुरी स्टेशन का नामकरण जो है वो रघुनाथ महातो के नाम पर रखा जाएगा, और ये आप देख रहे हैं मुरी स्टेशन। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सिंहभूम के सिंह वंश की कितनी शाखा थी? अगर आप लोग सिंहभूम के सिंह वंश के बारे में पढ़े होंगे झारखंड के इतिहास में, तो आपको पता होगा कि सिंहभूम के सिंह वंश में कितनी शाखा थी। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? सिंहभूम के सिंह वंश में कितनी शाखा थी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। अच्छा, जिन्हें इसका आंसर पता नहीं है वो लोग ट्राई करेंगे गेस करने का कि इन चारों में से क्या सही आंसर हो सकता है। जिन्हें इसका आंसर पता नहीं है वो गेस करने का प्रयास करेंगे कि इन चारों में से सही आंसर क्या हो सकता है। सिंहभूम के सिंह वंश की कितनी शाखा थी? क्या होगा सही आंसर? 2 शाखा थी। कितनी शाखा? 2 शाखा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 शाखा। कितनी शाखा? तो 2 शाखा थी। किसकी? सिंह वंश की। आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सिंहभूम के सिंह वंश की बात करेंगे तो देखिए, सिंहभूम क्षेत्र का नाम जो है जनजातियों के प्रमुख देवता कौन? सिंहबोंगा के नाम पर रखा गया है। सिंहबोंगा, जो आप देखेंगे ज्यादातर जनजातीय लोगों का प्रमुख देवता जो है वो सिंहबोंगा ही रहते हैं, तो इनके नाम पर ही सिंहभूम का नाम रखा गया है। ठीक है, तो आपको आज पता चल गया कि सिंहभूम का जो नाम है वो कैसे पड़ा है। सिंहबोंगा, जो जनजातीय लोगों का प्रमुख देवता होते हैं, उनके नाम पर सिंहभूम का नाम रखा गया है। सिंहभूम के सिंह वंश के ग्रंथ वंश प्रभा, ये सिंह वंश का एक ग्रंथ है। ठीक है, वंश प्रभा में सिंह वंश की 2 शाखाएं मिलती है। आप लोग देखिए, सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ है कि सिंहभूम का जो नाम है वो जनजातियों के प्रमुख देवता सिंहबोंगा के नाम पर रखा गया। सिंह वंश के ग्रंथ का नाम क्या है? वंश प्रभा। वंश प्रभा में सिंह वंश की 2 शाखाएं मिलती है। 2 शाखाएं, पहली शाखा और दूसरी शाखा, 2 शाखाएं मिलती है। सिंह वंश की 2 शाखाएं मिलती है वंश प्रभा में। अगर बात करेंगे पहली शाखा की, तो 8वीं सदी के प्रारंभ में सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना की गई थी। 8वीं सदी के प्रारंभ में। 8वीं सदी का प्रारंभ हम लोग किसे कहते हैं? 8वीं सदी का प्रारंभ का मतलब है 700 से लेकर 799 तक। ये हो गया 8वीं सदी। अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी। 21वीं सदी का मतलब है 2000 से लेकर 2099 तक। ये होगी 21वीं सदी। ये हो गया हमारा 8वीं सदी। ठीक है, ये हो गया हमारा 8वीं सदी। 8वीं सदी किसे कहते हैं? तो 8वीं सदी हो गया हमारा 700 से लेकर 799 तक, 8वीं सदी। अभी कौन सा सदी चल रहा है? 21वीं सदी। कितने तक? 2000 से लेकर 2099 तक। अभी हम लोग कौन से ईयर में है? 2023 में है। तो 2023 में है ये 21वीं सदी। ठीक है, 700 से लेकर 799 तक 8वीं सदी। ठीक है, तो बात कर रहे हैं 8वीं सदी के प्रारंभ में, यानी 701, 702, 705, 706, ये हो गया 8वीं सदी का प्रारंभ। तो इसमें ही सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना की गई थी। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए वहीं बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। तो संस्थापक कौन थे? काशीनाथ सिंह। सिंह वंश की पहली शाखा जो थी उसके संस्थापक कौन थे? काशीनाथ सिंह सिंह वंश के पहले शाखा के कौन थे? संस्थापक थे। इस शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया था। इस शाखा में सिंहभूम में 13 सिंह राजाओं ने, सिंह वंश के 13 राजाओं ने शासन किया था, लेकिन ये राजा छोटनागपुर के नाग वंश के अधीन थे, परंतु बाद में स्वतंत्र हो गए। छोटनागपुर के क्षेत्र में उस समय क्या चल रहा था? तो नागवंशियों का शासन चल रहा था। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि 84 एडी में नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है, और हम लोग बात कर रहे थे 700 एडी से लेकर 799 एडी तक। तो इस समय छोटनागपुर पे नागवंशियों का शासन होता है। तो ये जो सिंहभूम के राजा होते हैं, 13 राजा, ये
नागवंशों के अधीन होते हैं। ठीक है, वही बात करेंगे हम लोग दूसरी शाखा की, तो दूसरी शाखा की स्थापना 1205 में होती है। कब होती है? 1205 में। और 1205 का मतलब क्या है? 13वीं सदी। 1205 का मतलब क्या है? 13वीं सदी। 1200 से लेकर 1299 तक 13वीं सदी है। और इसकी स्थापना दर्प नारायण सिंह के द्वारा होती है। किनके द्वारा? दर्प नारायण सिंह के द्वारा होती है। इस शाखा में 13 राजा जगन्नाथ सिंह के खिलाफ भूया जनजाति लोगों ने विद्रोह कर दिया। मतलब समझे, इस शाखा में 13वें राजा, सिंह भूम के 13वें राजा कौन होते हैं? सिंह वंश के 13वें राजा जगन्नाथ सिंह। इनके खिलाफ भूया जनजाति के लोग विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, इस शाखा में, कौन सी शाखा में? दूसरे शाखा में। तो दूसरे शाखा में, सिंह वंश की दूसरे शाखा में सिंह वंश के 13वें राजा जगन्नाथ सिंह के खिलाफ भूया जनजाति के लोग जो है वो विद्रोह कर देते हैं। और सिंह वंश की बात करेंगे तो सिंह वंश जो है सिंहभूम वाले क्षेत्र में राज कर रही थी। सिंहभूम वाले क्षेत्र में सिंह वंश का शासन होता है। और इसमें दो शाखाएं मिलती है, पहली शाखा, दूसरी शाखा। पहली शाखा की स्थापना 8वीं सदी में, दूसरी शाखा की स्थापना 13वीं सदी में। ठीक है, चलिए, सीएनटी एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? यानी सीएनटी एक्ट में कुल कितने चैप्टर्स हैं? छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, सीएनटी। सीएनटी की बात करेंगे, सीएनटी एक्ट को कब लगाया गया था, कब इंप्लीमेंट किया गया था? 1908 में। सीएनटी एक्ट की बात करेंगे 1908 में। छोटानागपुर वाले क्षेत्र में सीएनटी एक्ट लगा हुआ है। तो सीएनटी एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? क्या होगा सही आंसर? किसी को पता है? किसी को पता है सीएनटी एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, क्या होगा सही आंसर? सीएनटी एक्ट की अगर बात करेंगे, सीएनटी एक्ट में 19 अध्याय हैं। टोटल जो है वो 19 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 19 चैप्टर्स हैं। वही बात करेंगे सीएनटी एक्ट में टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, धाराएं कितनी है? कितने धाराएं हैं सीएनटी एक्ट में? कुल कितने धाराएं हैं? क्या होगा सही आंसर? सीएनटी एक्ट में अभी हम लोग अध्याय के बारे में बात किए, चैप्टर्स के बारे में, तो टोटल जो है 19 अध्याय हैं। अभी जब सीएनटी एक्ट हम लोग पढ़ेंगे तो उन 19 अध्याय को हमें पढ़ना है। तो सीएनटी एक्ट में धाराएं कितनी है? क्या होगा सही आंसर? सीएनटी एक्ट में टोटल 271 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 271। आप जब सीएनटी एक्ट के बारे में देखेंगे तो सीएनटी एक्ट को 1908 में लागू किया गया था। इसमें 19 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? धाराओं की बात अगर करें तो 19 धाराएं हैं और 19 अध्याय हैं और 271 धाराएं हैं। सीएनटी एक्ट में 19 अध्याय हैं और 271 धाराएं हैं। 11 नवंबर 1908 में सीएनटी एक्ट को लागू किया गया था। कब? वहां पे छोटानागपुर वाले क्षेत्र में। 11 नवंबर 1908 में सीएनटी एक्ट को लागू किया गया था। ठीक है, आइए, हाल ही में झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी सांसद यानी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो झारखंड के किस सांसद को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या होगा सही आंसर? और ये धनबाद स्टेशन कहां से आ गया? झारखंड के किस सांसद को क्या किया गया है? तो संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, या फिर ऑप्शन डी जमशेदपुर। धनबाद, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर। सही आंसर की बात करेंगे ऑप्शन डी जमशेदपुर। जमशेदपुर के एमपी कौन है? जमशेदपुर के सांसद कौन है? विद्युत वरण महातो। ये है, देखिए, ये है विद्युत वरण महातो। ये है विद्युत वरण महातो। कौन है? विद्युत वरण महातो। ये जमशेदपुर के सांसद, जमशेदपुर के एमपी हैं। और इन्हें जो है क्या किया गया है? इन्हें संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है,
विद्युत बरन महातो। जो लोग जमशेदपुर से हैं उन्हें पता होगा जमशेदपुर के सांसद कौन है, जमशेदपुर के एमपी कौन है, विद्युत बरन महातो। ठीक है, और इन्हें जो है संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2 बार, ये दूसरी बार किया गया है। टोटल की बात करेंगे, टोटल 2 बार इन्हें संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए जमशेदपुर की बात करेंगे तो ये जो 9 नंबर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, यही है जमशेदपुर का लोकसभा क्षेत्र। ये 9 नंबर, ये जो आप 9 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये 9 नंबर है जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र। अगर झारखंड की बात करेंगे, झारखंड में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? टोटल 14। कितने? 14 लोकसभा क्षेत्र हैं। झारखंड में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 14 सदस्य हैं। लोकसभा के 14 सदस्य झारखंड में है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलिए, झारखंड में पहली बार जनगणना कब हुआ था? झारखंड में फर्स्ट टाइम जनगणना जो है किस वर्ष हुआ था? कब जो है झारखंड में पहली बार जनगणना हुआ था? क्या होगा सही आंसर? झारखंड में जनगणना पहली बार कब हुआ था? झारखंड में पहली बार कब जनगणना हुआ था? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1840, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1872। झारखंड में पहली बार जनगणना, तो झारखंड में पहली बार जनगणना की बात करेंगे, झारखंड में पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में। कब? ऑप्शन डी 1872 में। अगर जनगणना की बात करेंगे तो हर 10 साल में होती है, पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। ठीक है, क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण किया जाएगा? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट यानी कचरे से एनर्जी का निर्माण होगा। वेस्ट का मतलब क्या है? कचरा। तो कचरे से एनर्जी का निर्माण होगा, कचरे से ऊर्जा का उत्पादन होगा। ऐसा कौन सा प्लांट लगाया जाएगा, कौन से नगर निगम के द्वारा लगाया जाएगा कि कचरे से ऊर्जा का उत्पादन होगा? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। क्या होगा सही आंसर? रांची नगर निगम, धनबाद नगर निगम, चास नगर निगम या फिर देवघर नगर निगम। अच्छा, एक बार आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोगों को बहुत बार बताया गया है, झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? आप लोग जानते हैं झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा, एरिया वाइज बात कर रहे हैं, एरिया वाइज झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? क्या होगा सही आंसर? एरिया वाइज झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धनबाद। एरिया वाइज झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम भी आंसर धनबाद, और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट उसका भी सही आंसर धनबाद। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का सही आंसर धनबाद, और एरिया वाइज भी धनबाद नगर निगम पूरे झारखंड में सबसे बड़ा नगर निगम है। अब क्या होगा आइए देखिए, कुछ इस तरीके से जो कचरा होता है उस कचरे से बिजली का उत्पादन होगा। क्या होगा? कचरे से बिजली का उत्पादन होगा। जो कचरा है उस कचरे से बिजली का उत्पादन होगा, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। इस प्लांट में कचरे से बिजली का निर्माण होगा। अब कचरा भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है सूखा कचरा, दूसरा होता है गीला कचरा, यानी ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट। जानते हैं आप लोग सूखा कचरा, गीला कचरा। अब आप बोलेंगे सर दोनों कचरे के बारे में आप क्यों बता रहे हैं, कचरा जैसा भी होता होगा। ये जो सूखा कचरा है, सूखा कचरा से क्या होगा? बिजली का निर्माण होगा। सूखे कचरे से बिजली का निर्माण होगा। तो आप बोलेंगे सर ये जो गीला कचरा है उससे क्या होगा? गीला कचरा से खाद का निर्माण होगा। गीला कचरा से क्या होगा? खाद का निर्माण होगा, और सूखा कचरा से बिजली का निर्माण होगा। अच्छा, खाद का निर्माण होगा तो आपको करंट अफेयर के क्लास में बताए थे, यहां पे भी हम लोग देखे हैं। आपको याद है कि रांची नगर निगम के द्वारा क्या होगा? वेस्ट से खाद का निर्माण करने का एक प्लांट का निर्माण किया जाएगा। एक प्लांट का निर्माण होगा जो सब्जी मंडियों से जो वेस्ट निकलता है, सब्जी मंडियों से जो कचरा निकलता है उसे खाद में परिवर्तित किया जाएगा। और ये जो प्लांट है वो रांची नगर निगम के द्वारा, धनबाद नगर निगम के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। ठीक है, कचरे से बिजली का निर्माण होगा। ठीक है,
क्लियर है? आइए, ये आप देख सकते हैं झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है और इनमें से आप देख सकते हैं ये है धनबाद नगर निगम। धनबाद नगर निगम जो है सबसे बड़ा नगर निगम है। झारखंड में धनबाद नगर निगम जो है सबसे बड़ा नगर निगम है। ठीक है, चलिए, राज्य में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? क्या होगा सही आंसर? चावल अनुसंधान केंद्र झारखंड में कहां पे है? हजारीबाग में, गिरिडीह में, रामगढ़ में या फिर पलामू में? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही आंसर? चावल अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पे है? सही आंसर होगा हजारीबाग में। कहां पे? हजारीबाग में। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हजारीबाग में चावल अनुसंधान केंद्र। तो ये आप देख रहे हैं चावल अनुसंधान केंद्र, ये कहां पे है? हजारीबाग जिले में है। कहां पे है? सिटी ऑफ 1000 गार्डन, हजार बागों का शहर हजारीबाग। सिटी ऑफ 1000 गार्डन, हजार बागों का शहर हजारीबाग। चलिए आइए, झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? अच्छा, झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पता ही होगा आप लोगों को। झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय, झारखंड में एक ही कृषि विश्वविद्यालय है जो कि है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था, यानी एक तरीके से पूछा यही गया है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था। क्वेश्चन को घुमा के वही पूछा गया है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था। और इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ जाएंगे। सीधे सीधे ये नहीं पूछा गया है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था। अगर सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाए कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था, आप आंसर दे देंगे। लेकिन क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था। अब आप सोचिए कि झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, उसके बाद सोचिए कि उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तभी तो आप कंफ्यूज होंगे। जब आप कंफ्यूज होंगे तो आप टाइम ज्यादा लेंगे। जब आप टाइम ज्यादा लेंगे तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट कम होगा। जब आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट कम होगा तो आपका मेरिट में नाम ही नहीं आएगा। अरे सरकार तो यही चाहती है ना, कितने लोगों को जॉब देगी सरकार? सरकार तो चाहती है कि पहले बार में ही जितने लोग हो जाएं वो छट जाएं। सरकार तो यही चाहती है पहले बार में ही छट जाएं। लेकिन हमें भटकना नहीं है। कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? झारखंड में एक ही कृषि विश्वविद्यालय, याद रखना। कौन सा? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। स्थापना 26 जून 1980 में। कब? 26 जून 1980 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। झारखंड में एक ही कृषि विश्वविद्यालय है जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना 26 जून 1980 में। ठीक है, चलिए, हाल ही में रांची स्थित बीआईटी मेसरा ने ईवी टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? रांची में है बीआईटी मेसरा, आप लोग जानते होंगे। ईवी टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए कौन से कंपनी के साथ एमओयू किया है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? एलएनटी, टाटा, रिलायंस या फिर टेस्ला? क्या होगा सही आंसर? बीआईटी मेसरा ने ईवी टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए, एलएनटी, लार्सन एंड टर्बो। एलएनटी का फुल फॉर्म क्या है? लार्सन एंड टर्बो। और बीआईटी मेसरा के द्वारा एलएनटी कंपनी के साथ एक एमओयू हुआ है। किस लिए? ईवी टेक्नोलॉजी को, इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। अच्छा, एमओयू हुआ है। क्या हुआ है? एमओयू। एमओयू का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एल एंड टी, लार्सन एंड टर्बो
किसके साथ? बीआईटी मेसरा के साथ हुआ है। किस लिए हुआ है? ईवी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए। ठीक है, चलिए ये कौन सी गाड़ी है? कमेंट करके एक बार जरूर बताएं, कौन सा गाड़ी है ये? बहुत फेमस गाड़ी है, टाटा नैनो। कौन सी गाड़ी है? टाटा नैनो। टाटा नैनो ही है ना? कौन सी गाड़ी है ये टाटा नैनो का एडवांस वर्जन है, इलेक्ट्रिक वाला। ये टाटा नैनो का एडवांस वर्जन है, इलेक्ट्रिक वाला। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। टाटा नैनो का ये एडवांस वर्जन है। ठीक है, टाटा नैनो को अपडेट किया गया है। ठीक है, जिस तरीके से मोबाइल में अपडेट आता है ना, उस तरीके से टाटा नैनो में अपडेट आया है और ये एडवांस वर्जन है, इलेक्ट्रिक वाला। चलिए 2001 में झारखंड के कितने जिलों की स्थापना किया गया था? चलिए कमेंट करके बताएं। झारखंड जियोग्राफी का क्वेश्चन है कि 2001 में झारखंड के कितने जिलों की स्थापना की गई थी। अच्छा, जिसे सही आंसर पता है कमेंट करके ये भी बताएं तो कौन कौन सा जिला था। जिसको सही आंसर पता है कमेंट करके ये भी बताएं कौन कौन सा जिला है। अरे अगर आप लोग आंसर दे रहे हैं, मान ले आप आंसर दिए एक, ऑप्शन ए एक, तो कौन से जिले की स्थापना की गई? अगर आप आंसर दिए ऑप्शन बी 2 जिलों की स्थापना की गई, तो कौन से 2 जिलों की स्थापना की गई? अगर आप ऑप्शन सी आंसर दिए कि 3 जिलों की स्थापना 2001 में हुई थी, तो कौन से 3 जिलों की स्थापना हुई थी? अगर आप ऑप्शन डी सेलेक्ट किए 4 जिलों की स्थापना हुई थी सर, ऑप्शन डी सही आंसर होगा, तो कौन से 4 जिलों की स्थापना हुई? तो कमेंट करके कौन कौन से जिले थे वो भी बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करें। ऑप्शन ए बी सी या डी क्या होगा सही आंसर, ये तो कमेंट करें। साथ ही साथ कौन कौन से जिले थे ये भी एक बार कमेंट करें, तो जल्दी 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 बताएं क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन कौन से जिले थे ये भी कमेंट करें। अच्छा, इसके सही आंसर की बात करेंगे, क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, 4। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 जिले। कौन कौन से 4 जिले? पहला तो हो गया जामतोड़ा, साइबर क्राइम में फेमस। दूसरा हो गया सरायकेला खरसावा, छऊ नृत्य के लिए फेमस। तीसरा हो गया सिमडेगा। चौथा हो गया लातेहार। जामतोड़ा, सरायकेला खरसावा, सिमडेगा, लातेहार, ये वो 4 जिले हैं। ठीक है, जामतोड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा और लातेहार, ये वो 4 जिले हैं जिसकी स्थापना 2001 में। कब? 2001 में। ठीक है, दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी, जिसके बारे में आप जानते हैं कि झारखंड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। ओरिजिन पॉइंट भी आप लोग जानते होंगे, लातेहार जिले में है ओरिजिन पॉइंट, किसका? दामोदर नदी का। तो दामोदर का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है? ट्रिब्यूटरी। झारखंड का सबसे बड़ा नदी दामोदर नदी का ट्रिब्यूटरी कौन सा है? सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी सहायक नदी। दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या होगा? सोनरेखा नदी, बराकर नदी, या फिर खुद दामोदर, या फिर मयूराक्षी नदी। क्या होगा सही आंसर? दामोदर नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा होगा? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी बराकर नदी। क्या होगा? बराकर नदी। दामोदर नदी की बात करेंगे, दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बराकर नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएंगे आपका स्कोर क्या रहा है। 15 में से आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट करके बताए हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएंगे 15 में से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर आपने कमेंट करके बताए हैं। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा झारखंड के किस व्यक्ति को भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? इंडियन एक्सप्रेस क्या है? एक न्यूज़पेपर है।
तो इंडियन एक्सप्रेस जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर है, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि इंडियन एक्सप्रेस एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है और इसमें अभी एक लिस्ट पब्लिश किया है कि भारत के 100 सबसे शक्तिशाली लोग, 100 पावरफुल पीपल इन इंडिया, 100 पावरफुल पीपल इन इंडिया। तो उस 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में झारखंड के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से कमेंट करके सही आंसर बताएंगे आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी, हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस सूची में शामिल किया गया है। झारखंड से केवल एक ही व्यक्ति को शामिल किया गया है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। अगर बात करेंगे 100 लोगों की, तो 100 लोगों की सूची अभी जारी की गई है, जिसमें पहला नंबर जो है नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहला नंबर दिया गया है। और बात करेंगे हेमंत सोरेन की, इन्हें 64वां नंबर दिया गया है, 64th नंबर पे इन्हें रखा गया है। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, किसके द्वारा? इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में इन्हें 64वां स्थान दिया गया है। पहला स्थान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। झारखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें इस सूची में रखा गया है, इस सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शामिल किया गया किसके द्वारा? इंडियन एक्सप्रेस जो कि एक न्यूज़पेपर है। और बात करेंगे इस न्यूज़पेपर की, 1932 में इस न्यूज़पेपर की स्थापना की गई थी। किसकी? इंडियन एक्सप्रेस की। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं आपका स्कोर क्या रहा है, कितने क्वेश्चंस के आप सही आंसर आज कमेंट करके बताए हैं। 15 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हुए? जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 15 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हुए हैं। आज के क्लास में हम लोग जो 15 क्वेश्चंस अभी देखें, इन 15 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हुए हैं। और इससे कहीं ना कहीं आपको यह भी पता चल जाएगा कि आप झारखंड के एग्जामों के लिए कितना तैयार हैं, झारखंड के एग्जामों के लिए कितना रेडी हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करें, क्या रहा है आपका स्कोर? अपना 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 स्कोर जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए जल्दी से कमेंट करें। तो आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले और डेली जुड़े मेरे साथ रात को 9 बजे इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।